दिस इज रश्मि। नीट का डेट आ गया है एंड आई टोल्ड यू ऑल टू मेक शेड्यूल बिकॉज इट्स लाइक ओनली फोर मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट, और 3 महीने में आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है और 1 मंथ आपको रिवीजन के लिए रखना है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको फिज़िक्स का शेड्यूल कैसे बनाना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको हर एक टॉपिक को कितना टाइम देना है एग्जैक्टली क्योंकि ये होता है कि अगर आप किसी टॉपिक को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है उस टॉपिक को सही से नहीं कर रहे हैं, आप कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तभी आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊंगी। बाकी जहाँ तक शेड्यूल की बात है कि आपको किस टॉपिक को किस डेट में करना है एंड ऑल, ये तो आपको अपने आप से बनाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच वुड बी अकॉर्डिंग टू यू कि आपको क्या सूट कर रहा है। मैं आपको बता दूंगी क्या चीज़ प्रायोरिटी आपको रखनी है, किस चीज़ को प्रायोरिटी रखनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक कितना टाइम लेगा। ठीक है, ऐसे तो मैं एक शेड्यूल बना सकती हूँ, लेकिन इससे होगा ये कि मतलब सब के लिए वो आइडल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड आई डोंट वांट यू कि आप मेरे एक शेड्यूल पर रिलाई करें। आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस टू मेक योर ओन शेड्यूल। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो वी हैव 13 टॉपिक्स इन 11th। ठीक है, फिजिक्स का जो है हमारे पास 13 टॉपिक्स है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जो लोग अभी बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाह रहे हैं कि एकदम फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, उन्होंने पढ़ रखा है, तो आई विल कंसिडर कि ठीक है, कुछ बच्चे 12th में होंगे, कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे जो इस साल टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम देने वाले हैं। तो कंसिडरिंग कि आपने एक बार पढ़ चुका है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम आपको फिर से देना है अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं, या फिर अपने घर पे ही बैठकर किसी बुक को कर रहे हैं, जो मैं ये आपको टाइमिंग बताऊंगी ये उन लोगों के लिए जो एक एक्स्ट्रा बुक भी सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक मॉड्यूल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कंसिडरेबली कम टाइम लगे। अगर आपको जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ उसमें से अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो आपको जब इस तरह की चीज़ कुछ हो, अभी आप फेस करें, तो मैं आपको ये बोलूँ कि तुरंत फाइंड हेल्प। ठीक है, गो टू योर फ्रेंड, गो टू योर टीचर एंड फाइंड हेल्प कि अगर कोई टॉपिक में आप एकदम स्टक हो गए, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसी समय उस दिक्कत को ख़त्म करें, नहीं तो आपका सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 13 टॉपिक्स हैं आपके 11th में और आपके कुछ 10 टॉपिक हैं 12th में। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे कि 70 to 80% क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं नीट में। ठीक है, मतलब दोज टॉपिक्स आर लाइक कोर टॉपिक कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत कंसेप्चुअल है। तो सबसे पहले मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ। तो वो टॉपिक्स है लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताएं, ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कि आपको चाहे जो हो जाए आपको ये करना ही करना है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है हो सकता है कि आपको मोर देन 75% क्वेश्चन इसी से आ जाए, तो आपको इसको नहीं छोड़ना और आपको इसमें अप्रोप्रिएट टाइम देना है इन चैप्टर्स को। ठीक है, आपको चाहे थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा हो लेकिन इसको देना है। और अभी इस टॉपिक्स में आपको एकदम इसको रोकना ही नहीं है कि अच्छा इसमें डाउट हो रहा है तो हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि ये बेस है। ठीक है, ये चैप्टर्स बेस है। अब जहाँ तक ये इन 23 टॉपिक्स की बात है, मैं आपको बताती हूँ किस टॉपिक को आपको कब कब करना है। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रेश स्टार्ट कर रही होती तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़रूर यूनिट एंड मेजरमेंट से शुरू करती, जिसमें कि एरर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिट एंड डायमेंशन जो निकालना होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ डे लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, आपको बस एक रिवीजन देना है, तो आपको हाफ डे से ज़्यादा नहीं देना उस टॉपिक पे। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में आई डोंट थिंक कुछ खास आता है, आप उसको लास्ट में भी देख सकते हैं। फिर 2 टॉपिक कवर हो गया। अब उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स, उसके बाद मैं भी काइनेमेटिक्स पे ही जाऊंगी। तो काइनेमेटिक्स आपको अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और आपको करना ही करना, आप उसको स्किप करके लॉज ऑफ मोशन पर नहीं जा सकते। तो आपको इसमें 2 दिन देना है। ठीक है, 2 से 3 दिन भी जा सकते हैं, लेकिन 2 दिन इज सफिशियंट। आप एक दिन में भी अगर ख़त्म कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन आपको इस चैप्टर में देखना है कि आपको एक एक चीज़ को वर्ड टू वर्ड रिवाइज करना है। अगर आपने नोट्स बना रखा है तो नोट्स को देखें, बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। बुक तब खोले जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तब आप एक बार जाके, आपको अगर कोर में जाके रेफरेंस करना है कि टॉपिक में क्या लिखा था, उस केस में आप कर सकते हैं। तो आपको 2 दिन से ज़्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। उसी तरह से लॉज ऑफ मोशन में आप लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन आपको टोटल 2 हफ्ते में ख़त्म करना है।
अब मैं आपको सफिशिएंट टाइम बता रही हूँ कि आपको 2 हफ्ते में ये ख़त्म करना है, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको एक एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए। आप मान लो चलो ठीक है आप अपना नोट्स नहीं बनाते, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको ये 5 टॉपिक्स के नाम बताए, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके नोट्स ज़रूर बना लें, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट्स, कंसेप्चुअल नोट्स और जो फॉर्मूला नोट्स होते हैं ये ज़रूर बना लें, ताकि आपको बाद में इसको रिवाइज जब करने का टाइम आए तो आप एक दिन में ये 5 टॉपिक रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट मंथ में आपको 1 महीने में पूरा 3 सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसको 2 हफ्ते देने हैं और पूरा अच्छे से ख़त्म करना है। आप अगर बहुत फास्ट हैं और आपका कंसेप्ट बिल्कुल अभी भी क्लियर है, आपको बस एक शार्प रिविजन चाहिए, अगर आप 1 हफ्ते में भी ख़त्म कर सकते हैं तो दे, उससे कम टाइम ना लगाएं, उतना टाइम लगाएं आप इस चीज़ में, लाइक इट्स वर्थ गिविंग टाइम, ठीक है। और बहुत कंसेप्चुअल है ये चैप्टर्स, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करना ही है। अब उसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं इसमें लाइक ग्रेविटेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हाफ डे टू 1 डे। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं आते, तो आप इसको हाफ डे से 1 डे में आप ख़त्म कर सकते हैं विथ मेकिंग नोट्स, ठीक है। थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी आप कर लेंगे एक दिन में। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, ये जो 2 टॉपिक है, ठीक है, ये दो टॉपिक जो आप इसको 1 हफ्ते में आपको ख़त्म करना है। जहाँ तक फ्लूइड्स जो चैप्टर था उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, अगर थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस में अगर करने जाती तो हो सकता है कि आप लोग भी उस टाइप के क्वेश्चंस करते होंगे, तो मैं आपको बोलूँगी इस चैप्टर का भी सबसे पहले नोट्स बना लें और फॉर्मूला लिख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ना क्वेश्चन में लॉस्ट हो जाते हैं और पता चलता है क्वेश्चन ईजी था, बस फॉर्मूला रखना था, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स का भी आप अच्छे से 1 हफ्ता लें और इसको अच्छे से करें, क्योंकि फ्लूइड से देखा गया है कि क्वेश्चन आता है, पैटर्न है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार रेफर कर सकते हैं। हर बुक में दिया रहता है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं अपनी मेमोरी के हिसाब से बता रही हूँ, जो जब मैंने नीट दिया था उस हिसाब से। बाकी थर्मल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, ये जो 3 टॉपिक्स हैं आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता देना है, ठीक है। 1 हफ्ता ज़्यादा मत देना, ज़्यादा अगर टाइम दे रहे हो तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑसिलेशन और वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इजी भी है। तो आपको इस टॉपिक में अगर आप इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, कंसिडरिंग कि आप साथ साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं तभी आपको 2 से 3 दिन लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 1 से 2 दिन बहुत है, ठीक है। अगर आप फास्ट हो, जल्दी जल्दी करते हो और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही सिर्फ करते हो तो 1 से 2 दिन बहुत है आपके लिए। उसके बाद आपका फिर आप ये देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते लगेंगे, मतलब 1 महीने लगेंगे आपको पूरा 11th ख़त्म करने में, ठीक है। तो अब हम 12th पे आते हैं। 12th में तो और आपके पास कम ही टॉपिक्स हैं, लाइक 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपको इन दोनों को, ठीक है, 2-2 दिन देना है, ठीक है। और या फिर मैक्सिमम आप दोनों को मिलाकर 1 हफ्ते में भी अगर ख़त्म कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे याद है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है 1 दिन काफ़ी होता है करने के लिए क्वेश्चंस, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा लगाना है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी इन दोनों टॉपिक में। जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैट्स का बात है, इसके अंदर एक और कैपेसिटेंस वाला भी चैप्टर आता है, तो आप इसमें पूरा अगर आप चाहो तो 1 हफ्ता पूरा ले सकते हो, ठीक है। 1 हफ्ता ले लो और अच्छे से ख़त्म करो। जैसे मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन के बारे में आपको मैंने बोला था कि 1 से 2 हफ्ता ले लो, उसी तरह से ये 2 टॉपिक है, इसमें आप 1 से 2 हफ्ता ले लो, लेकिन अच्छे से ख़त्म करो। उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, उसमें आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में भी आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें तो बस हाफ डे बहुत है यार, एक बार बस ऐसे देख लेना। उसके बाद हम ऑप्टिक्स में आते हैं। तो ऑप्टिक्स में बेसिकली बहुत ही थोड़ा सा मतलब थ्योरी भी इसमें बहुत है, प्लस फार्मूलाज भी बहुत है और समझने के लिए भी बहुत है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस टॉपिक को, जो ऑप्टिक्स है उसमें रे और वेव्स दोनों हैं, तो इसमें आप अच्छे से आराम से करें इसको, 1 से 2 हफ्ते लें, ठीक है। और साथ में अपना बायो और केमिस्ट्री भी करते रहें, नहीं तो बहुत क्या होता है कि दिमाग सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसको अच्छे से करना है और 2 हफ्ते आराम से लेने, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं, ऑब्वियसली आते हैं, ठीक है। और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, ये सब भी जो चैप्टर्स हैं बहुत ही थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। उतना मतलब आपको अगर फॉर्मूले याद हैं इसके तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप वही कर सकते हैं कि आप आधा दिन ले और 1 हफ्ते में आराम से ख़त्म करें, क्योंकि आप अभी देखो, अगर आपने ऐसे इस चीज़ को, इस पैटर्न को अगर फॉलो किया है तो आपके पास अब लास्ट के बस 4 चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें भी बस 1-2 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी एक बार अगर
कंप्लीशन के लिए आपको चाहिए तो एक बार पूरा पढ़ लो और फॉर्मूला एक जगह लिख के रख लो, बाकी उसको दोबारा तुम्हें देखना नहीं है, ठीक है। लास्ट में एक सेमी कंडक्टर आता है जो कि थोड़ा अच्छा टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें भी आप आराम से एक हफ्ता लें, ठीक है, आराम से, क्योंकि अब देखो एंड पे आ गया आपका, है ना, एंड पे आ गया। आराम से एक हफ्ता लो, आराम से पढ़ो और सारे चीज़ों को लिख के समझ के रख लो एक जगह पे। और देखो मैंने जो आपको अभी शेड्यूल बताया, दिस टुक अराउंड 2 मंथ्स का शेड्यूल, ठीक है, ये सिर्फ 2 महीने में ख़त्म होने वाला शेड्यूल है। मैं मानती हूँ कि आप साथ में बीच बीच में हो सकता है ब्रेक भी लेंगे, ठीक है, अपना बायो करने के लिए और केमिस्ट्री करने के लिए। तो अभी आप देख लो, जो मेन टाइम टेकिंग चीज़ होती है वो फिज़िक्स ही होती है। तो मैंने जो आपको शेड्यूल बताया है वो 2 महीने का है, मतलब 8 वीक्स का है। और अभी अगर मैं अभी देखूँ तो आपके पास टोटल 15 वीक्स हैं, ठीक है, 15 वीक्स हैं बिफोर यू स्टार्ट योर रिवीजन। तो अगर आप 8 वीक्स में अगर इतना ख़त्म कर पा रहे हैं तो आप समझ लो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये तो मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें कितना टाइम लगाती है, ठीक है। बाकी मैं आपको केमिस्ट्री और बायो का भी इसी टाइप से बता दूँगी। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे कि पहले हम 11th पढ़ लें उसके बाद फिर 12th पढ़ें, तो मुझे लगता है ये बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सूट कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ पहले 11th से शुरू करें, और अगर आप फिर भी जंप करना चाहते हैं 12th में तो आप पहले कम से कम रोटेशनल मोशन तक पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद ही 12th का टॉपिक शुरू करें। और जो लोग बोर्ड्स दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी 12th का पढ़ रहे हैं, तो उनको 11th बस साथ साथ में पढ़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है अप्रैल तक जो ये फिज़िक्स का 11th का एटलीस्ट जो है ख़त्म कर लें, और इसका डे वाइज, ठीक है, डे वाइज शेड्यूल बना लें कि किस दिन आपको फिज़िक्स कब करनी है। मैं बोलूँगी कि बीच बीच में 1-2 दिन का गैप रखना, जब जब एक एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हो तो एक एक दिन का गैप रखना बीच में, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगा और उस दिन आप कुछ अलग ज़्यादा कर पाओगे। जैसे मान लो मैं अभी आपको केमिस्ट्री और बायो का भी शेड्यूल बताऊँगी, तो आप उन सबको जब साथ में मर्ज कर दोगे तो आप सैचुरेट भी नहीं होगे और सारा टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। तो आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू मेक अ शेड्यूल टिल अप्रैल अभी के लिए। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही आपको फिर से कुछ टास्क दूंगी और मैं आपको फिर से बोलूँगी शेड्यूल बनाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा सा काम करें, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करें, और जो मैं कह रही हूँ एटलीस्ट थोड़ा सा भरोसा करें, क्योंकि मैंने भी इसी टाइप से किया है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि नीट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ऑल्दो इट्स नॉट दैट टफ, नीट के क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको एक आइडल तरीके से पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और आइडल तरीका होता है शेड्यूल बनाकर टाइम टेबल से ईमानदारी से काम करना, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप अभी के अभी, अब जब भी मेरा वीडियो ये ख़त्म कर रहे हैं, अभी के अभी शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करना शुरू कर दें। शुरू में दिक्कत होती है, मुझे पता है, लेकिन एक बार अपने आप के साथ थोड़ा सा ज़बरदस्ती कर कोशिश कर लोगे तो फिर हैबिचुएटेड हो जाओगे, ठीक है, हैबिचुएटेड हो जाओगे और फिर उस शेड्यूल में तुम्हें खुद रहने का मन करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप 1 हफ्ता इस शेड्यूल को फॉलो कर लोगे, आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपको इतना पॉजिटिविटी आ जाएगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया, आपने अपने जो इनहिबिशंस होते हैं आप उससे जीत गए, तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं बोलूँगी कि 1 हफ्ता जो आपको पहला हफ्ता होगा शेड्यूल को फॉलो करने का, वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सख्त रहना खुद के लिए और हिम्मत मत हारना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज। अभी मैं आपको अगले 2 वीडियो में केमिस्ट्री और बायो का भी शेड्यूल बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे कितना टाइम लगाना है हर चैप्टर के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।